नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके और जीएस से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, सुपर टेट हो, पैट की परीक्षा हो, केवीएस की परीक्षा हो, चाहे एमटीएस की परीक्षा हो, आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। कॉपर का मुख्य अयस्क है। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर की मुख्य अयस्क की बात करें तो वो है कॉपर पायराइट। कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है? कॉपर पायराइट। सर्वप्रथम तड़ित झंझ की संकल्पना किसने दी थी? तो सर्वप्रथम तड़ित झंझ यानी कि बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है, बिजली की जो चमक होती है, उसे कहते हैं तड़ित झंझ की संकल्पना किसने दी थी? तो वो दी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पवन का वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। पवन का वेग किससे नापा जाता है? एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है विद्युत का। विद्युत का सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वो है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत का जो धनात्मक तत्व है वो है फ्रांसियम। धनात्मक की बात करें तो फ्रांसियम, ऋणात्मक की बात करें तो कौन? फ्लोरीन। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल जब लगता है तो कौन कौन से बल होते हैं? तो पहला होता है गुरुत्वीय बल और होता है नाभिकीय बल। तो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण का जो काम करते हैं वो दो बल होते हैं, एक होता है गुरुत्वीय बल, एक होता है नाभिकीय बल। क्यूकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्यूकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्यूकसिल्वर का जो रासायनिक नाम है वो है पारा या पारद। प्रश्न नंबर 8 है, अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं हमारे, वो किसके बने हुए होते हैं? तो अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं वो एस्बेस्टॉस के बने हुए होते हैं। किसके बनाए जाते हैं? एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। स्वर्ण और सोना किस में घुलता है? स्वर्ण कहें या सोना कहें, वो किस में घुलता है? तो वह इक्वारेजिया में घुलता है। आपने देखा होगा जो सुनार होती हैं, सुनार के पास में इक्वारेजिया होता है, और सोने पे जब जाते हैं कि इसकी चमक कम हो जाती है सोने की, तो इसमें चमक हो जाए, तो वो सोनार जब उसको चमक में डालता है तो वो इक्वारेजिया में डाल लेता है, तो उसकी थोड़ी सी क्या होती है, सोने की मात्रा उसमें चली जाती है, तो वो सोना किस में घुल जाए? इक्वारेजिया में घुल जाता है। लौंग का वानस्पतिक नाम क्या है? लौंग का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? तो लौंग का जो वानस्पतिक नाम है वो है सीजियम एरोमेटिकम। अल्फा ल्यूसर्न घास क्या है? तो अल्फा या ल्यूसर्न घास जो होती है वो, इसका कुल है फैबियेसी कुल की होती है। ये पुष्पीय पौधा है और कहाँ पाया जाता है? ये एशिया में पाया जाता है। फैबियेसी कुल का पौधा है, पुष्पीय पौधा है, और एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। कौन? अल्फा या ल्यूसर्न घास। अल्फा या ल्यूसर्न घास कहाँ पाया जाता है? तो ये एशिया महाद्वीप में पाया जाता है और पुष्पीय पौधा है। तुलसी की बात करें, तो तुलसी क्या है? तुलसी एक शाक है। तुलसी क्या है? शाक है, इंग्लिश में से हर्ब कहते हैं। तुलसी औषधीय पौधा है। तुलसी क्या है? औषधीय पौधा है, और इस तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं। तो शाकीय भारतीय डॉक्टर कौन सा पौधा है? वो तुलसी का पौधा है, और तुलसी जो होती है वो औषधि के काम में आती है, और इसे शाक भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा, टमाटर, लाल मिर्च, तरबूज में गहरा लाल रंग होता है। तो आपने देखा होगा टमाटर हो, लाल मिर्च हो, तरबूज हो, इनमें क्या होता है? गहरा लाल रंग होता है। तो वो गहरा लाल रंग किसके कारण होता है? तो गहरा लाल रंग वो लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग, लाल मिर्च, तरबूज में गहरा लाल रंग, ये लाइकोपीन के कारण होता है। कुकुरमुत्ता और मशरूम, आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता और मशरूम। तो कुकुरमुत्ता और मशरूम क्या है? ये कवक हैं। क्या है? कवक। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, 56% प्रोटीन पाई जाती है किसके अंदर? मशरूम के अंदर। और मशरूम जो होती है, मशरूम के बाद जो दूसरा नंबर है प्रोटीन पाने का वो है सोयाबीन का। सबसे अधिक प्रोटीन पूछे तो मशरूम में, लेकिन मशरूम ऑप्शन में ना हो तो आप कहाँ जाएँ? सोयाबीन के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, बाल, नाखून, सींग, खुर, ऊन में प्रोटीन होती है। तो बाल है, नाखून है, सींग है, खुर है, ऊन है, इन सब में कौन सी प्रोटीन होती है? तो बाल, नाखून, सींग, खुर, ऊन में जो प्रोटीन होती है वो क्रिएटिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? क्रिएटिन प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न है लार, 16वां प्रश्न हमारा लार। लार की हम बात करें तो लार कैसी है? लार अम्लीय है। लार क्या है? अम्लीय है।
लार अम्लीय है, इसका जो pH मान होता है वो 6.8 होता है, 6.8 होता है। और लार का जो कार्य है वो लार क्या करती है, लार का जो कार्य है वो मुख दांतों को साफ करती है। तो मुख और दांतों को साफ करती है कौन, लार। लार का pH मान 6.8 होता है और लार कैसी होती है, अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है शहद। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, शहद। शहद की हम बात करें, शहद की हम बात करें तो शहद क्या है, शहद में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो शहद में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो कब्रिस्तान है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो पीलिया है, पीलिया को कहते हैं स्प्लीन। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, पीलिया को या स्प्लीन। तंबाकू में पाया जाता है, तंबाकू में क्या पाया जाता है, तंबाकू में ऐसी कौन सी चीज़ है जो तंबाकू के अंदर पाई जाती है, तो तंबाकू में निकोटीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन क्या चीज़ पाई जाती है, निकोटीन पाई जाती है। और निकोटीन के माध्यम से क्या होता है, नशीला, जो नशीला पदार्थ है वो निकोटीन ही होता है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि की बात करें हम, पीयूष ग्रंथि क्या है और कहाँ पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। मटर के दाने के समान होती है। कैसी होती है पीयूष ग्रंथि, मटर के दाने के समान होती है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मटर के दाने के समान होती है, जैसे मटर का दाना होता है उसके समान होती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ले तो वो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है मानव शरीर में। नरलिंग हार्मोन कौन सा होता है, नरलिंग हार्मोन की हम बात करें तो नरलिंग जो हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोजन। नरलिंग हार्मोन पूछ ले आपसे, वो एंड्रोजन है। अगला प्रश्न हमारा स्त्रीलिंग हार्मोन, तो स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा होता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन। नरलिंग हार्मोन पूछ ले तो एंड्रोजन, स्त्रीलिंग हार्मोन पूछ ले तो एस्ट्रोजन। स्त्रीलिंग तो एस्ट्रो, नरलिंग तो एंड्रोजन। व्हेल तो सुना होगा अपना नाम व्हेल का। व्हेल की बात करें तो व्हेल का जो गर्भकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। व्हेल का जो गर्भकाल कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। और ये स्तनधारी है, स्तन को धारण करने वाली। जब स्तनधारी है तो बच्चे को दूध पिलाती होगी, तो ये स्तनधारी है। और विशालतम क्या है, जीव है, विशालतम जीव है। और ये कैसी है, नियततापी प्राणी है, नियततापी प्राणी है कौन, व्हेल। व्हेल का गर्भकाल 1 वर्ष का होता है, स्तनधारी प्राणी है, विशालतम प्राणी है, नियततापी प्राणी भी है। जीवाणु कवक, जीवाणु कवक कैसी हैं, तो जीवाणु और कवक की हम बात करें, जीवाणु और कवक तो ये अपमार्जक हैं। अपमार्जक बोले तो साफ करने वाले। तो जीवाणु कवक क्या अपमार्जक हैं। इंसुलिन में, अगला प्रश्न नंबर 25 में, इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग को डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। और डायबिटीज़ को क्या कहते हैं, मधुमेह रोग कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, तो ये जिंक के अंदर पाया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करें तो वो प्रश्न हमारा पॉलिटी से। पॉलिटी की हम बात करें, पॉलिटी में कौन सा प्रश्न है, पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम देखें आपातकाल अनुच्छेद। आपातकाल अनुच्छेद कौन सा होता है, तो आपातकाल अनुच्छेद की बात करें, इसे ही कहते हैं हम आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, आपातकाल अनुच्छेद इसी को कहते हैं आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 के अंदर आर्टिकल पूछ ले तो कौन सा, 75। कौन सा आर्टिकल पूछे तो कौन सा, 75 आर्टिकल है। अनुच्छेद पूछे तो 352 है। अगला बात करें आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में और क्या बताया गया है, ये आर्टिकल 75 से संबंधित हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जाती है। आर्टिकल 75 यानी कि अनुच्छेद 75 में क्या है, तो वो बात करें राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 64 में पूछ ले, अनुच्छेद 64 में पूछे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 267 क्या कहता है, संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। यानी कि संसद जो होती है, संसद पार्लियामेंट विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है।
अनुच्छेद 129 या आर्टिकल 129 क्या कहता है? वो कहता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च जो न्यायालय है वो क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। एक बार फिर देखें, अनुच्छेद 352 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 267 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अगला प्रश्न देखें, शुद्ध वर्तनी की हम बात करें। शुद्ध वर्तनी तो अहिल्या ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखें कवियत्री, तो कवियत्री बा पर छोटी की मात्रा नहीं लगती है, या पर छोटी की मात्रा लगती है, तो कवियत्री ऐसा लिखा जाता है। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट ऐसा लिखा जाता है, सही शब्द लिखे हुए हैं ये। अनुदित ऐसा लिखा जाता है। इंतजार ऐसे लिखा जाता है। संश्लिष्ट, तो संश्लिष्ट में ला पर छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या सा के आगे छोटी की मात्रा लगाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तो रा पे क्या लगेगा? रा पे जो आ का डंडा लगा हुआ है उस पर क्या लगाएंगे? रा की मात्रा लगाएंगे ऊपर, तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। अगला बात करें वाक्यांश के लिए एक शब्द, आकाश में तारे का टूटना। आकाश में तारे का टूटना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उपप्लव। उपप्लव, आकाश में तारे का टूटना, आकाश में तारे का टूटना क्या कहलाता है? उपप्लव। उपप्लव, जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असाध्य है। जिसका उपचार ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य है। सागर में लगने वाली आग, सागर में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वड़वाग्नि। और पेट में लगने वाली आग वो कहलाती है जठराग्नि। सागर में लगने वाली आग वड़वाग्नि, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। अगला देखें कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की हम बात करें तो 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में अशोक और बसर से किसके? राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था। तो अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के मध्य हुआ था कलिंग का युद्ध, 261 ईसा पूर्व के मध्य। जीएसटी, अगला प्रश्न हमारा जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म की बात करें तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर, हिंदी में कहते हैं माल एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी लागू की गई थी। और ये कैसा कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट कर है। 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी जोड़ी गई थी। 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी लागू की गई थी। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में बात करें तो माल एवं सेवा कर है। अगला प्रश्न देखें भारत रत्न। तो भारत रत्न की हम बात करें, भारत रत्न किस किस को दिया गया था? भारत रत्न, भारत रत्न 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को मिला था पहली बार। सर्वप्रथम पहली बार किसको मिला था भारत रत्न? 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को मिला था। दूसरे नंबर पर किसको मिला है? तो 1980 में मदर टेरेसा को मिला है। इसके बाद 1954 में एक पुरुष भी हैं, ये तो महिलाएं हैं। 1954 में एक पुरुष थे राधा कृष्णन, जो द्वितीय राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो रह चुके थे। 1954 में ना भारत रत्न मिला था। 1997 में किसे मिला था भारत रत्न? तो वो है अरुणा आसम। अरुणा आसम को 1997 में मिला था। मदर टेरेसा को 1980 में मिला था। और 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया था। अगला जो प्रश्न हमारा संगम वंश। संगम वंश क्या है? संगम वंश की हम बात करें, संगम वंश, संगम वंश हरिहर बुक्का के पिता संगम थे। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इनके पिता का नाम था संगम। इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की नींव भी किसने रखी थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। बेहमनी राज्य, बेहमनी राज्य की अगर मुद्रा की बात करें तो वो क्या है? हूण है। और विजयनगर की मुद्रा की बात करें तो वो है पैगोड़ा। विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जीत का शहर, जीत का शहर। तो संगम वंश की स्थापना हरि और बुक्का के पिता थे संगम, उनके पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने रखी थी। विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है जीत का शहर। विजयनगर की मुद्रा कौन सी है? वो है पैगोड़ा। और बेहमनी राज्य की जो मुद्रा वो है हूण, वो है हूण। अगला जो हम प्रश्न देखेंगे वो अगला प्रश्न हमारा श्रीलंका।
श्रीलंका की हम बात करें, श्रीलंका, तो श्रीलंका की सबसे लंबी गंगा, श्रीलंका की जो सबसे लंबी गंगा है वो है महावेली गंगा, महावेली गंगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश, विश्व में सबसे ज़्यादा जो समाचार पत्र पढ़ता है वो देश वो है हांगकांग। रूस का एशियाई भाग, रूस का एशियाई भाग क्या कहलाता है? तो रूस का एशियाई भाग कहलाता है साइबेरिया। क्या कहलाता है? साइबेरिया। साइबेरिया की बात करें तो वहाँ पे क्या स्थित है? बेकाल झील स्थित है और कैस्पियन सागर स्थित है। तो साइबेरिया में बेकाल झील स्थित है और कैस्पियन सागर स्थित है। एशिया में विश्व की, तो यूरोप महाद्वीप के अंदर एक यूक्रेन शहर है। तो यूक्रेन शहर में क्या है? विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो विश्व का सबसे प्रमुख जो गेहूं उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है? यूक्रेन है, यूक्रेन है। विश्व का इसे अन्न भंडार कहते हैं, विश्व का इसे अन्न भंडार कहते हैं। किसको? यूक्रेन को। यूक्रेन को कहते हैं रोटी की डलिया, क्योंकि जहाँ अन्न का भंडार है तो इसीलिए तो उसे रोटी की डलिया कहते हैं। अब अगली बात करें, अगला प्रश्न हमारा है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर। तो यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नगर है वो नगर है लंदन। कौन सा शहर है? लंदन शहर। और लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश, एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक जो देश है वो है मलेशिया। और मलेशिया में कौन सी खनन है? तो वो इपोहे खनन है। घाटी की बात पूछ ले तो किंता केलांग घाटी है। अगला हम बात करें, एशिया की नदी घाटियों को क्या कहते हैं? तो एशिया की नदी घाटियों को सभ्यता का पालना कहते हैं। एशिया की जो नदी घाटियां हैं उसे कहते हैं सभ्यता का पालना, सभ्यता का पालना। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश, विश्व में सबसे ज़्यादा जो डाकघर हैं वो कौन से देश के अंदर स्थित हैं? विश्व में सबसे ज़्यादा जो डाकघर की बात करें तो भारत के अंदर स्थित हैं डाकघर। म्यांमार क्या है? म्यांमार क्यों जाना जाता है? म्यांमार की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा अगर बात करें भगवान बुद्ध के मंदिरों की सुंदरता की, तो भगवान बुद्ध के जो मंदिर बने हुए हैं सुंदर सुंदर, वो म्यांमार के अंदर स्थित हैं। तो सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए म्यांमार जाना जाता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा है? ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा है? तो ऑस्ट्रिया और इटली दोनों के मध्य ब्रेनर दर्रा है, ब्रेनर दर्रा है। अगला जो हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य कौन सी जल संधि है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के मध्य टॉरेस जल संधि है, टॉरेस जल संधि है। अगला हमारा प्रश्न है, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण के प्रयोग की अगर बात करें तो ये परावर्तक दूरबीन में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट, जो खोज करने वाली लाइटें होती हैं, जो जवानों पर, आर्मी की जवान है, पुलिस है, इन पर क्या होती हैं? सर्च लाइटें होती हैं। तो ये सर्च लाइट में काम करता है कौन? अवतल दर्पण। और हेडलाइट, जो वाहनों की हेडलाइट लगी होती हैं वो अवतल दर्पण से अवतल दर्पण की बनी हुई होती हैं। और अगली हम बात करें दाढ़ी बनाने में, तो जो दाढ़ी बनाने वाला होता है तो वहाँ पर भी उसका जो दाढ़ी बनाने वाला शीशा होता है वो अवतल दर्पण का बना हुआ होता है। तो आँख, नाक, कान, गला, आँख, कान, नाक, गले वाला जो डॉक्टर होता है तो उस पर भी क्या अवतल दर्पण का क्या होता है? जो टॉर्च होती है वो अवतल दर्पण की बनी हुई होती है, इसलिए उसे वो आसानी से उसे देख लेता है। तो परावर्तक दूरबीन में अवतल दर्पण का प्रयोग किया था, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने में, आँख, कान, नाक, गला के डॉक्टर के पास भी अवतल दर्पण होता है। अगला हम प्रश्न बात करें, अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम वो है विज्ञान से संबंधित। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है हॉली बेसिल, हॉली बेसिल या ऑसीमम सैक्टम, ऑसीमम सैक्टम। और तुलसी को औषधीय पौधा भी कहते हैं। मूली का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो वो है रेफिनस सैटाइवस, रेफिनस सैटाइवस, मूली रेफिनस सैटाइवस, रेफिनस सैटाइवस। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है करकुमा लौंगा, करकुमा लौंगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम। दूधिया घास, दूधिया घास देखी होगी आपने, तो दूधिया घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है यूफोबिया हेरट, यूफोबिया हेरट। ये आकर डरना गलत लग रखा है। तो दूधिया घास, दूधिया घास की बात करें तो वो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यूफोबिया हेरट। अगला प्रश्न देखें, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। कौन अध्यक्षता कर रहा था उस समय? तो व्योम चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी। 72 प्रतिनिधियों ने भाग
लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1885 में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था मुंबई के अंदर। व्योमेश चंद्र बनर्जी उस समय अध्यक्ष थे। 22वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1906 में कलकत्ता में 22वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था उसी समय कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दादा भाई नेहरू अध्यक्ष थे। कलकत्ता में किया गया था। 1906 ईस्वी की बात है और 22वां कांग्रेस अधिवेशन। अगले प्रश्न की बात करें, तीसरा कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो तीसरा कांग्रेस अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास के अंदर हुआ था। कौन थे उस समय अध्यक्षता में? तो मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन था 1887 ईस्वी में हुआ था मद्रास के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य हुआ था। इसमें अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस उपविजेता रहा था। तो विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना, और फ्रांस क्या रहा था? उपविजेता 2022। कप्तान को, अर्जेंटीना के जो कप्तान थे उन कप्तान का नाम क्या था? लियोनेल मेसी उनका नाम था। तो उन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था। और गोल्डन बूट अवार्ड किससे मिला था? तो वो किलियन एम्बाप्पे, जो फ्रांस की टीम उपविजेता रही थी तो उसमें भी एक खिलाड़ी था, उसको दिया गया था गोल्डन बूट अवार्ड। उनका नाम था किलियन एम्बाप्पे उनका नाम था। और जो अर्जेंटीना के कप्तान थे उनका नाम था लियोनेल मेसी। उन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड मिला था। अगला प्रश्न है, बॉटनिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो बॉटनिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ के अंदर स्थित है। अगर लखनऊ की बात करें तो वो कहाँ है? सिकंदरबाग में एक संस्थान है सिकंदरबाग, वहाँ लखनऊ के अंदर। तो वहाँ पर बॉटनिकल रिसर्च सेंटर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, संतोष ट्रॉफी क्या है? संतोष ट्रॉफी की बात करें तो 75वीं संतोष ट्रॉफी है। फुटबॉल से संबंधित होती है। कौन? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। और केरल और बशर्ते किसके? पश्चिम बंगाल के मध्य हुआ था। संतोष ट्रॉफी जो खेल हुआ था फुटबॉल का, तो केरल और पश्चिम बंगाल के मध्य हुआ था। विजेता कौन रहा था? केरल, और उपविजेता रहा था पश्चिम बंगाल। अगला हमारा डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस से संबंधित है, पुरुष टेनिस से संबंधित है। अगला हमारा थॉमस कप किस में दिया था? कौन से खेल के लिए दिया जाता है? तो बैडमिंटन खेल के लिए दिया जाता है। किस किस के मध्य हुआ था थॉमस कप? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ था। कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। विजेता भारत रहा था, उपविजेता इंडोनेशिया रहा था। विजेता भारत, उपविजेता इंडोनेशिया, थाईलैंड में हुआ था। थॉमस कप दिया जाता है बैडमिंटन खेल से संबंधित में। अगला प्रश्न हमारा, उबेर कप क्या है? तो उबेर कप महिला टेनिस बैडमिंटन से संबंधित है। और किस किस के मध्य हुआ था? तो साउथ कोरिया और चीन के मध्य खेल हुआ था महिला टेनिस बैडमिंटन। साउथ कोरिया और चीन के मध्य। इसमें साउथ कोरिया विजेता रहा था और चीन उपविजेता रहा था। अगला हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न हमारा उर्वरक से संबंधित है। तो उर्वरक की हम बात करें, उर्वरक में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो खाद होता है हमारा, तो उर्वरक में उपलब्ध क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो उर्वरक में जो उपलब्ध होती हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरक में उपलब्ध होते हैं। रबी की फसल कौन कौन सी है? रबी की फसल की बात करें तो गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी गेहूं की रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बात करें, खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं? तो चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन मशरूम को छोड़कर, मशरूम में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन खरीफ की फसलें। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसलें। अगली हम बात करें खरीफ की, उसके बाद जायद की फसलें। तो जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये कैसी हैं? जायद की फसलें हैं। ये 3 महीने के अंदर
3 महीने के अंदर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी फसलें क्या कहलाती हैं, ये खरीफ की फसलें होती हैं जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अनाज के कणों को भूसा से अलग करना क्या कहलाता है। जो अनाज के कण होते हैं, अनाज के कण और भूसे से हमें अलग करते हैं, तो वो विधि क्या कहलाती है, वो विधि कहलाती है ओसाना या निष्पावन। ओसाना या निष्पावन विधि कहलाती है। धातु वायु में रखने पर जल जाती है, ऐसी कौन सी धातु है जो वायु में रखते ही क्या होने लगती है, जलने लगती है, तो वो धातु है सोडियम। और सोडियम धातु को चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं। अब आपने देखा होगा गांव हो या शहर हो तो एक जादू दिखाने वाला आता है, कहता है मैं पानी में आग लगा दूंगा, पानी में आग लगा दूंगा। तो एक बाल्टी लेता है और बाल्टी में पानी मंगाता है और उसमें क्या आग लगा देता है। तो उसमें क्या मिलाता है, वो अपने हाथों पर सोडियम लगा लेता है। क्या लगा लेता है, सोडियम लगा लेता है। और सोडियम जैसे ही वो क्या जल में अपने हाथों को डालता है तो सोडियम जल के संपर्क में आते क्या जलने लगती है। तो धातु वायु में रखने पर क्या हो जाती है, तुरंत जलने लगती है। जैसे उसको जलाएंगे तो जलने लगेगी। दूध मूंगफली के तेल मिश्रण को अलग करना, दूध और मूंगफली का जो तेल होता है उसका जो मिश्रण होता है उसको अलग करेंगे तो कौन सी विधि से करेंगे, तो वो विधि है पृथक्कारी कीप विधि द्वारा, पृथक्कारी कीप विधि द्वारा। अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य आता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल चेंज। मोम का पिघलना, बादलों का बनना, कपड़े का फटना, ये कैसे परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जो नया पदार्थ ना बनाए, जैसे मोम का पिघलना, मोम पिघल गया तो नया पदार्थ ना बनेगा। बादलों का बनना, कपड़े का फटना, अब कपड़ा पहले फट गया तो दोबारा उसी स्थिति में नहीं जा सकता, तो ये क्या कहलाएगा, कपड़े का फटना, नया पदार्थ ना बना। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे बात करें दही का जमना, अब दही है तो दही जम गया, नया पदार्थ बना। भोजन का पकना, भोजन कच्चा था और उसको भोजन को पकाया गया तो नया पदार्थ बना, तो भोजन का पकना और भोजन का पचना, ये क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन मोम का पिघलना, बादलों का बनना, कपड़े का फटना, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन दही का जमना, भोजन का पकना या भोजन का पचना। अगला हमारा प्रश्न है वो है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो प्रबल अम्ल की हम बात करें तो HCl H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों के दोनों क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। दुर्बल क्षार कौन कौन सी होती हैं, तो CH3COOH और एक और है HCOOH। क्या इनके नाम है, तो CH3COOH का जो नाम है वो है एसिटिक अम्ल। HCOOH का क्या नाम है, इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल या इसी को कहते हैं मीथेनोइक अम्ल। मीथेनोइक अम्ल कहें या फॉर्मिक अम्ल कहें, HCOOH ये क्या काम करता है, फॉर्मिक अम्ल। एसिटिक अम्ल तो करता है एसिडिटी बढ़ाना, एसिडिटी बढ़ जाती है पेट में, तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो एसिडिटी बढ़ने लगती है, गैस की मात्रा बढ़ने लगती है। अब फॉर्मिक अम्ल क्या काम करता है, तो फॉर्मिक अम्ल की बात करें, चींटी के डंक में क्या होता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। तो देखो चींटी जब काटती है तो क्या सूजने लगता है, वहाँ पे हल्का सा सूजने लगता है, तो चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल या मीथेनोइक अम्ल होता है। अब इसको शांत करना, चींटी के डंक को जो काटा हुआ है, तो उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें कैलेमाइन मिलाते हैं। कैलेमाइन से चींटी के डंक को शांत किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी। कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी क्या है, तो कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी की हम बात करें तो ये क्या है, ये सुंदर पैटर्न बनाने में इसका काम किया जाता है। तो जितने भी सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं वो उसका किसका प्रयोग करते हैं, तो वह कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी का प्रयोग करते हैं। नए पैटर्न की कल्पना करना, तो नए से नए तरीके की जो कल्पना की जाती है वो कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष एक ही बात है। जरा दृष्टि दोष कहें या प्रेस बायोपिया कहें, एक ही बात है। इसमें व्यक्ति को होता क्या परेशानी है, तो इसमें जो व्यक्ति को परेशानी होती है, ना पास की वस्तु दिखाई देती है ना दूर की वस्तु दिखाई देती है।
ना पास की वस्तु दिखाई दे ना दूर की वस्तु दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जरा दृष्टि दोष हो गया है, या उसी को कहते हैं प्रेसबायोपिया हो गया है। अब उससे देखना है तो कैसे लेंस की आवश्यकता होगी, तो द्विफोक्सी लेंस की आवश्यकता होगी। दो फोक्स वाला यानी कि दो फोक्स वाला लेंस लगाया जाए तो जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दिखाई दे सकता है। अगला हमारा जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हमारा ये, एस्टिग्मेटिज्म या आबिंदुकता क्या है? एस्टिग्मेटिज्म या आबिंदुकता क्या है? तो आबिंदुकता कहें या एस्टिग्मेटिज्म कहें, एक ही बात है। सभी दिशाओं में एक समान देख नहीं पाता, यानी कि जो सभी दिशाओं में हम देखें तो देखने के लिए सभी दिशाओं में एक समान नहीं दिखाई दे पाता। एक दिशा में तो अच्छा दिखाई दे रहा है, दूसरी दिशा में दिखाई नहीं देता, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आबिंदुकता हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए कैसे लेंस की आवश्यकता होगी? तो ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होगी, बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होगी। तो हमने देखा सुपरटेट KBS DSSS, सुपरटेट KBS DSSS, टेट, पैट और MTS परीक्षाओं के लिए 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रश्न अच्छे हुए होंगे, अच्छे लगे हुए होंगे। यदि अच्छे प्रश्न लगे हुए तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।